नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस पर संघर्ष विराम का किया आदेश। 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे से 7 जनवरी की मध्य रात्रि तक रहेगा सीज फायर। इससे पहले रूढ़िवादी चर्च के प्रमुख के इसी तरह के प्रस्ताव को यूक्रेन कर चुका है खारिज। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने फिर शुरू की शांति वार्ता के लिए प्रयास। अपने रूसी समकक्ष से की बात। पुतिन ने शर्तों के साथ दिए शांति वार्ता के संकेत। कहा, अगर यूक्रेन नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं को करे स्वीकार तो हो सकती है बात। नाटो प्रमुख ने कहा, रूस की महत्वाकांक्षाओं को कम करके आंकना होगा खतरनाक। चीन की कोरोना के खिलाफ जंग जारी। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी कतार। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने चीन में कोरोना की स्थिति पर जताई चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का पलटवार। कहा, आंकड़ा जारी करने में बरती जा रही है पारदर्शिता। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के स्पीकर पद के उम्मीदवार केविन मैकार्थी के भाग्य पर अनिश्चितता बरकरार। दूसरे दिन भी स्पीकर चुने जाने में रहे विफल। गुरुवार को फिर होगी वोटिंग। और यूरोप के अधिकतर हिस्सों में असामान्य रूप से ठंडी में गर्मी का एहसास। बहुत सी जगहों पर सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया तापमान। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई का आह्वान। और सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय महाद्वीप की। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में फिलहाल 6 और 7 जनवरी को रूस ने एक तरफा संघर्ष विराम का ऐलान किया है। रूस ने ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेशन के मद्देनजर ऑर्थोडॉक्स चर्च की अपील पर किया। इससे पहले भी रूस ने तुर्की के जरिए यूक्रेन को स्थायी युद्ध विराम की भी पेशकश की, जिसमें रूस ने अपनी पहले की शर्तों को बरकरार रखा है। लेकिन अगर यूक्रेनी राष्ट्रपति के कुछ बयानों को देखें तो युद्ध का अंत होना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर अपने सैनिकों से यूक्रेन में संघर्ष विराम का पालन करने का आदेश देकर दुनिया को चौंका दिया है। आदेश के मुताबिक रूसी सेना 6 जनवरी से 7 जनवरी तक यूक्रेन में किसी भी हिस्से पर हमला नहीं करेगी। हालांकि एक अन्य घटनाक्रम में राष्ट्रपति ने एक बार फिर सुलह के संकेत दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के संकेत दिए। हालांकि पुतिन ने बातचीत के लिए एर्दोगान के सामने अपनी पुरानी शर्तों को एक बार फिर से दोहराया। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं को स्वीकार करने को तैयार हो जाता है तो वो शांति समझौते पर वार्ता के लिए तैयार हो जाएंगे। दरअसल पिछले वर्ष तुर्की के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच 3 दौर की शांति वार्ता तो हुई, लेकिन दोनों देशों की जिद की वजह से ये बेनतीजा रही। तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ हुई वार्ता की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सुलह के लिए जेलेंस्की से भी बातचीत कर क्षेत्र में शांति की अपील करेंगे। मैंने रूस के राष्ट्रपति से दोनों देशों के बीच सुलह के मुद्दे पर बात की। इस बैठक के तुरंत बाद में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी बात करूंगा। हमने बातचीत में ये चर्चा की है कि रूस यूक्रेन संबंधों को किस तरह रास्ते पर लाया जा सके। जेलेंस्की से युद्ध खत्म करने के अलावा ग्रेन कॉरिडोर, अमोनिया और फर्टिलाइजर के मुद्दे पर भी बात होगी। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के पिछले कुछ बयानों को देखें तो युद्ध का अंत होना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। कीव के मुताबिक वो तब तक आराम नहीं करेगा जब तक यूक्रेन क्रीमिया सहित अपने सभी क्षेत्रों से रूसी सैनिकों को बाहर नहीं निकाल देता। उधर क्रेमलिन ने भी लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध के मैदान में डटे रहने की बात कही है। इस बीच हाल के दिनों में युद्ध के मैदान में यूक्रेन को मिल रही बढ़त पर नाटो प्रमुख ने यूक्रेन और सहयोगी देशों को सचेत रहने की नसीहत दी है। नाटो प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के लिए रूसी राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाओं को कम आंकना खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के लक्ष्य में बदलाव के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। यूक्रेनी बलों ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं रूस ने 2 लाख से अधिक सैनिकों को जुटाया है। उन्होंने नुकसान और पीड़ा को सहन करने की बड़ी इच्छा दिखाई है। वे अधिक गोला बारूद हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
हमारे पास कोई संकेत नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को बदल दिया है। बहरहाल शांति वार्ता शर्तों की वजह से अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन अपने अपने स्तर पर व्यापक युद्ध की तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन को जहां अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से जमकर हथियारों की मदद मिल रही है, वहीं रूस ने भी सैनिकों की लामबंदी सहित आधुनिक हथियारों की नुमाइश शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही रूस ने अपने सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस जंगी बेड़े को अटलांटिक महासागर में उतारकर जंग से पीछे नहीं हटने का संकेत दे दिया है। पुतिन के सैनिक बड़ी संख्या में बेलारूस में कड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन को लड़ाई में मदद करने के लिए अमेरिका ने ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स भेजने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। ब्रैडले, जिसका इस्तेमाल सैनिकों के परिवहन में किया जा सकता है, इसमें पहियों के बजाय ट्रैक होते हैं और ये तोप से बड़ा और ताकतवर होता है। और नए साल में यूरोप के कुछ हिस्सों में सर्दियों के बढ़े तापमान ने पर्यावरणविदों और मौसम वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड, पोलैंड और हंगरी में ठंड के तापमान ने पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अब तक का सबसे गर्म क्रिसमस ईव दर्ज किया गया। 1 जनवरी को यहाँ का तापमान तकरीबन 19 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्म मौसम ने आल्प्स में स्की रिजॉर्ट को भी प्रभावित किया है। यहाँ बर्फ की कमी देखी गई है। बदलाव ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है और पर्यावरणविदों ने वेदर परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई का आह्वान किया है। करीब आधी दुनिया इस वक्त ठंड की कंपकंपी झेल रही है, तो वहीं यूरोप का अधिकतर हिस्सा गर्मी की तपिश से परेशान है। यूरोप के 8 से अधिक देशों का तापमान औसत से काफी अधिक पहुंच गया है। पोलैंड, डेनमार्क, चेक गणराज्य, नीदरलैंड्स, बेलारूस, लिथुआनिया और लातविया में जनवरी के पहले 2 दिन अब तक के सबसे गर्म दिन दर्ज किए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पूरे यूरोप में तापमान रिकॉर्ड हैरान करने वाले ढंग से टूट रहा है। यूरोप में ठंड के मौसम में पड़ रही भीषण गर्मी को वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के असर के तौर पर देख रहे हैं। पोलैंड के वॉर्सो में तापमान 18.9 डिग्री, जबकि स्पेन के बिलबाओ में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो औसत से 10 डिग्री अधिक है। स्विट्जरलैंड में तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, जानवर भी ठंड का एहसास पाने के लिए नदियों की तरफ भागते दिख रहे हैं। स्पेन में गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक नदियों का रुख कर रहे हैं। पर्यटक तो ठंड के मौसम में पड़ रही गर्मी का लुत्फ उठाते नजर आए, लेकिन कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन ने इन्हें चिंतित होने पर मजबूर कर दिया। बिलबाओ के लिए इतना अच्छा मौसम सामान्य नहीं है। यहाँ हमेशा बहुत बारिश होती है, बहुत ठंड है और जनवरी है और गर्मी की तरह महसूस होती है। हम जानते हैं कि ग्रह जल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है, लेकिन ये चिंता की बात है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी के बढ़ते प्रकोप का खास कारण पता लगाना मुश्किल है, लेकिन लानीना और गर्म समुद्री सतह की इसमें भूमिका हो सकती है। मौसम में आ रहे बदलाव ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। ऐसी संभावना है कि वैश्विक तापमान में अपेक्षाकृत धीरे धीरे वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालने जा रही है। हमने इसे 1 से अधिक बार देखा है। आगे भी तापमान का रिकॉर्ड टूटेगा। हम सर्दी में हीट वेव देखेंगे और सर्दी के मौसम में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी का एहसास करेंगे। मुझे लगता है कि मौसम में बदलाव का जलवायु परिवर्तन के साथ सीधा जुड़ाव है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इन चरम सीमाओं को लगातार बना रही है और गर्मी की तपिश को और अधिक तीव्र बना रही है। यूरोप का एल्प्स पर्वत इन दिनों उस तरह से नजर आता नहीं दिख रहा जैसा आम तौर पर जनवरी में दिखाई देता है। बर्फ से घिरे रहने वाले पहाड़ का सिमटना उसकी खूबसूरती को ग्रहण लगा रहा है। ठंड बहुत सर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ काफी कम है। मैदानों में घास और चट्टान नजर आ रही है। स्कीइंग करने के लिए आने वाले पर्यटक इस बार मायूस होकर जा रहे हैं, तो व्यापारियों को भी इस साल खासा नुकसान नजर आ रहा है। हम चिंतित हैं क्योंकि इस वर्ष की स्थिति असामान्य है। मेरे पास इस तरह की 2 सर्दियों की शुरुआत थी। हमारी कमाई हो सकती थी। खैर, अब हम निश्चित रूप से अगले मौसम, विशेष रूप से शरद ऋतु के अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं। यह देखना दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ स्की करने के लिए आती हूँ और इस तरह स्की ट्रैक देखकर मेरा दिल टूट गया है। हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हम यहाँ ढलान पर भी स्कीइंग करना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। दरअसल एल्प्स पर्वत को यूरोप में स्कीइंग का मक्का माना जाता है,
लेकिन इस मौसम में यहाँ भी कई चोटियों पर घास, चट्टानें और मिट्टी नजर आ रही है। बदलते मौसम ने ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी स्थित एल्प्स पर्वत की चोटियों की खूबसूरती पर ग्रहण लगा दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये भविष्य की एक छोटी सी झलक है जो सर्दियों को कुछ महीनों के सूखे, नम और हल्के मौसम में परिवर्तित कर देगी। इनमें ठंड, बर्फ या बर्फीले रास्ते बहुत कम दिखाई देंगे। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महामारी देने वाला चीन एक बार फिर कोरोना से कराह रहा है। जीरो कोविड नीति खत्म करने के बाद चीन में संक्रमण दर में इतनी तेजी आई कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज व्हीलचेयर और गलियारों में हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि चीन की ओर से जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5.2 और BF.7 से ही लोग संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत अनेक देशों ने चीन पर आंकड़ों को छिपाने और विश्व स्वास्थ्य प्रणाली के लिए गंभीर संकट पैदा करने का आरोप लगाया। चीन कोरोना के हाल से बेहाल है। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ के कारण बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। मरीजों को अस्पताल के गलियारों में ही स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर इलाज चल रहा है। अस्पताल भरे होने के बावजूद एम्बुलेंसों का आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चीन के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की ये बाढ़ दरअसल करीब 3 साल पहले से चली आ रही जीरो कोविड नीति को हटाने के बाद आई है। स्थानीय चिकित्सा संस्थानों ने एक बहुस्तरीय और श्रेणी आधारित निदान और उपचार तंत्र स्थापित किया है। भीड़ से निपटने के लिए गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के एक गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए हमने तुरंत एक ग्रीन चैनल खोला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संदिग्ध रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को कहा कि एक अंतराल के बाद चीन से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का आंकड़ा प्राप्त हुआ है, जिसमें इस सप्ताह में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल दिसंबर में कोरोना के आंकड़ों के जारी करने पर रोक लगाने के बाद से एजेंसी को कोई आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ था, जिससे चीन द्वारा आंकड़ा छुपाने की आशंका को बल मिल रहा था। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया है कि आंकड़ों को जारी करने में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। चीन ने हमेशा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ घनिष्ठ संचार बनाए रखा है और कानून, खुलेपन और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुसार समयबद्ध तरीके से प्रासंगिक जानकारी और डेटा साझा किया है। उधर फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि चीन में कोरोना की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बुधवार को यूरोपीय संघ के देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। ईयू के संकट प्रतिक्रिया समूह ने विमान में सवार होने से पहले यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने को अनिवार्य करने की सिफारिश की थी। चीन में जो हो रहा है वह चिंताजनक है और यही कारण है कि चीन से आने वाले यात्रियों की जाँच के लिए प्रधानमंत्री और मैंने एक फरमान जारी किया है। इस बीच चीन 3 साल से बंद हांगकांग की सीमा को 8 जनवरी से खोलने जा रहा है। हालांकि एक दिन में 60,000 लोग ही हांगकांग से चीन जा सकेंगे। चीन की सीमा पार करने के लिए लोगों को ऑनलाइन आरक्षण करना होगा। हांगकांग में लोग केवल शहर के हवाई अड्डे या सिर्फ 2 चौकियों, एक शेंजेन खाड़ी और दूसरा हांगकांग जुहाई मकाऊ पुल से मुख्य भूमि तक पहुंच सकेंगे। वेस्ट कलाउलून हाई स्पीड रेल टर्मिनल सहित अधिकांश अन्य सीमा क्रॉसिंग 2020 की शुरुआत से ही बंद हैं। मुख्य भूमिका की सीमा खोलने से पहले हांगकांग में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। व्यवस्था का पहला चरण रविवार 8 जनवरी को लागू किया जाएगा। लगभग 60,000 लोग प्रतिदिन हांगकांग से चीन जा सकेंगे। इस बीच थाईलैंड ने कहा है कि चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोई कोरोना प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। चीन की यात्रियों को न ही आगमन पर जांच कराने की आवश्यकता होगी और न ही उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। चीन में कोरोना के मामलों के बढ़ने से मार्ग प्रभावित हुई है। उसकी सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में दिसंबर महीने के दौरान कमी दर्ज की गई है। चीन का सर्विस सेक्टर पहले सख्त कोविड नीति की वजह से प्रभावित हुआ था और अब कोरोना की नई लहर के कारण कारोबार पर पड़े असर ने उसके सिरदर्द को और बढ़ा दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में होगा।
70 देशों से 3,500 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इजराइल और फलस्तीन के बीच अल अक्सा मस्जिद को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने हिंसा की चेतावनी के बावजूद अल अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया, जिसे फिलिस्तीन ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया है और कहा कि ऐसी उकसावे वाली हरकतें दोबारा न हो। इजरायली मंत्री के दौरे के उपजे हालात के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गुरुवार को बैठक भी हो रही है और इस सबके बीच इजराइल की जेल से 40 साल सजा काटने के बाद फलस्तीनी कैदी करीम यूनुस को रिहा कर दिया गया। करीम यूनुस फलस्तीनी संघर्ष के प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदी करीम यूनुस की रिहाई का दरवाजा खुलने में 40 साल लग गए और जब आज़ाद फिजा में सांस लेने निकले तो समूचा शहर उनके स्वागत में सड़कों पर निकल आया। 66 साल के यूनुस को 1983 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने गिरफ्तारी से 3 साल पहले गोलान हाइट में की गई एक इजरायली सैनिक की हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें कैद की सजा सुनाई थी। फिलिस्तीनी कैदी संघ के अनुसार वो सबसे लंबी निरंतर सजा काटने वाले फिलिस्तीनी हैं। गुरुवार की तड़के जेल अधिकारी उनके सेल में आए और रिहाई की खबर सुनाई। हालांकि रिहाई से पहले सैन्य खुफिया अधिकारियों ने उनके परिवार से मुलाकात की थी। पिछले 40 साल से मैं आज़ादी का सपना देख रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वागत इतना गर्मजोशी भरा और भव्य होगा। अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। उधर पिछले कई दिनों से जारी तनाव गुरुवार को भी जारी रहा। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना की गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है। सेना और आतंकियों के बीच वेस्ट बैंक के नेबुलस में हुए सशस्त्र संघर्ष में युवक की मौत हुई। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में रात भर गोलियां चलाने की बात तो स्वीकार की है, लेकिन किसी की मौत की पुष्टि नहीं की है। पिछले साल वेस्ट बैंक में 1 दशक से भी अधिक समय में हिंसा की सबसे खराब स्थिति देखी गई। इजरायली सेना द्वारा घातक फिलिस्तीनी हमलों के जवाब में उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद हिंसा का अधिकांश हिस्सा नेबुलस और पास के शहर जेनिन के आसपास केंद्रित था। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव का ताजा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और धुर दक्षिणपंथी नेता इतमार बेन गवीर के अल अक्सा मस्जिद के दौरे के बाद शुरू हुआ है। फिलिस्तीनी प्रशासन ने इसे भड़काऊ कदम करार दिया है। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसकी निंदा की है। साथ ही चेतावनी दी है कि पवित्र स्थल की पवित्रता को भंग करने से कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में हिंसा भड़क सकती है। इजरायली मंत्री के दौरे के बाद उपजे हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गुरुवार को बैठक हो रही है। हम चाहते हैं कि यह व्यवहार अल अक्सा मस्जिद और हराम अल शरीफ को लेकर फिर न दोहराया जाए और हम केवल शब्दों से ही नहीं, कार्यों से ऐतिहासिक यथास्थिति का सम्मान करने की गारंटी चाहते हैं। दरअसल मक्का मदीना के बाद यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद को मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यरूशलेम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। अल अक्सा मस्जिद में सिर्फ मुसलमान प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों के मस्जिद में जाने पर पाबंदी नहीं है। यहूदियों का मानना है कि यह मस्जिद उनके टेम्पल के अवशेष पर बनाई गई है, जिसे कभी गिरा दिया गया था। यहूदी टेम्पल की बची पश्चिमी दीवार के करीब प्रार्थना करते हैं। हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मंत्री ने मस्जिद परिसर में प्रार्थना की थी या नहीं, लेकिन उनके दौरे को मस्जिद की यथास्थिति को बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बुधवार को मतदान हुआ, लेकिन केविन को उसमें भी सफलता नहीं मिली। पार्टी के सदस्य अफरा तफरी के इस माहौल को समाप्त करने के लिए कोई नई रणनीति बनाने में भी नाकाम रहे। केविन को चौथे, पांचवें और छठे चरण के मतदान में भी पर्याप्त संख्या बल नहीं मिला है, लेकिन वो हार मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। केविन को जीत के लिए 218 वोट चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने केविन को स्पीकर पद पर पहुंचाने के लिए कई बार मतदान किया, लेकिन हर बार वही नतीजा सामने आया। 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब पहले चरण के मतदान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है।
और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। अत्यधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। अफगानिस्तान की आधी आबादी के सामने भीषण खाद्यान्न का संकट है। करीब 30 लाख बच्चे कुपोषण के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में दिनों दिन तालिबान के बढ़ते नए रूढ़िवादी फरमान हालात को और बदतर बना रहे हैं। विश्वविद्यालयी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के बाद अब तालिबान ने स्वयंसेवी संगठनों में महिलाओं के काम पर पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान में तकरीबन 1200 से अधिक NGO काम करते हैं, जिसमें जुड़ी हजारों महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी सेवाएं प्रदान करती हैं। हालांकि पाबंदी से संयुक्त राष्ट्र को बाहर रखा गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस आदेश की कड़ी निंदा की है। कपकपा देने वाली ठंड और बची खुशी आग की तपिश से सिहर उठने वाली सर्दी से लड़ने की कोशिश, बारिश के बीच कड़ाके की ठंड से जिंदगी और भी दुश्वार हो जाती है जब देश की एक बड़ी आबादी तक मदद पहुंचाने वाले स्वयं सहायता समूह की महिला कर्मियों को इस काम से रोक दिया गया हो। अफगानिस्तान के घोर रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को गैर मर्द से बातचीत करना व्यापक रूप से अनुचित माना जाता है। ऐसे में NGO से जुड़ी महिला कर्मियों की जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने में बड़ी भूमिका होती है। लेकिन वक्त के हाकिमों को न तो इस ठंड से बेहाल अपनी आवाम से और न ही महिला अधिकारों से कोई मतलब है। उन्हें गर्ज है तो सिर्फ अपने तुगलकी फरमान से, जिसे वो मजहब का लिबादा डालकर स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि इस प्रतिबंध ने जीवन बचाने के जारी प्रयास को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर पिछले साल ठंड में इन महिलाओं ने दूर दराज के इलाकों में मदद न पहुंचाई होती तो शायद देश को अकाल से गुजरना पड़ा होता। हमारे लिए देश में अपनी गतिविधियों को जारी रखना असंभव है अगर हमारे पास सभी स्तरों पर हमारे संगठनों के हिस्सों के रूप में महिलाएं नहीं हैं। अफगानिस्तान के NGO दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट में से एक से निपटने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। देश की आधी आबादी के सामने खाने की भीषण किल्लत है और करीब 30 लाख बच्चों पर कुपोषण का खतरा मंडरा रहा है। अफगानिस्तान में करीब 1260 NGO काम कर रहे हैं। इससे जुड़ी हजारों महिला कर्मी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पानी
और स्वच्छता सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तालिबान की इस भेदभावपूर्ण नीति से हजारों महिलाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी और अन्य सहायता श्रमिक इस मुहिम से बाहर हो जाएंगी। जमीनी स्तर पर खास तौर से जरूरतमंद महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मियों की बड़ी भूमिका होती है, जो इस फैसले से धराशायी हो जाएगा। एक महिला लाभार्थी भी एक महिला सहायता कार्यकर्ता से बात करने में अधिक सहज महसूस करती है, इसलिए बिना महिला कर्मचारियों के यह संभव नहीं है। हमारी महिला कर्मचारियों के बिना हम उनमें से आधे तक भी नहीं पहुंच पाते। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि प्रतिबंध इसलिए लगाया गया कि महिलाएं हिजाब पहनने या यात्रा के दौरान किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ होने के तालिबान के नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। हालांकि महिला कर्मियों का कहना है कि उन्हें पारंपरिक मानदंडों के उल्लंघन की पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई। उनका मानना है कि नियमों का उल्लंघन तो बहाना है, असल में महिलाओं को सार्वजनिक भूमिका से हटाना है। मानवतावादी संगठन अफगानिस्तान के मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करते हैं। शासन के भीतर एक बहुत ही रूढ़िवादी समूह है जो नहीं चाहता कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से देखा जाए, भले ही महिलाएं सामुदायिक सेवा में शामिल हो। तालिबान का इस बात पर जोर है कि घर के मर्द तक सहायता पहुंचाई जाए तो महिलाओं पर निर्भरता खुद ब खुद कम हो जाएगी। हालांकि इस प्रतिबंध से संयुक्त राष्ट्र को बाहर रखा गया है, लेकिन यूएन ने इस आदेश की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र फिलहाल विरोध स्वरूप भी अफगानिस्तान में अपने काम को रोकने नहीं जा रहा है। तो बंद होनी चाहिए ऐसी पाबंदियां। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।